Hello guys, welcome back to the YouTube channel Current Affairs by Kamal. I'm back with a video. The video may be quite longer but it's going to be very informative. बहुत informative video है आज की because आज की वीडियो जो है मंथली कंपाइलेशन का एक पार्ट है जो मैंने बोला था कि मैं मंथली कंपाइलेशन लाऊंगा जून मंथ का. सो इट इज बैक हियर. ये पार्ट 1 है गवर्नेंस एंड पॉलिटी वाले सेक्शन का. पहले मैं पूरा मंथ का एक ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बाद में इशू ये था कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, बोरिंग हो जाती और उसमें बहुत सारा कंटेंट मिक्सअप हो जाता है, इसलिए अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बनाई है. दैट्स व्हाई अभी गवर्नेंस एंड पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट है. देयर आफ्टर विद इन फ्यू डेज यू विल हैव सेकंड पार्ट और देयर आफ्टर आई विल हैव द वीडियो फॉर एवरी सेक्शंस लाइक इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब सेक्शंस की भी वीडियोस आएगी. So let's begin the video without wasting any time. So guys, welcome back once again. This is me Kamal and video is going to be very informative for all the competitive examinations as well as entrance tests. So watch the video very carefully because it is definitely going to help you out for all the competitive examinations. So let's begin the video without wasting time. So the first topic is World Food Safety Day. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ऑलमोस्ट हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट में, बिकॉज इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे कि कब सेलिब्रेट होता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थीम क्या है. थीम बेस्ड क्वेश्चंस आर न्यू ट्रेंड्स लाइक थिंग्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. लेट्स स्टार्ट दैट. तो क्या है या फिर कहो कि इसका एम क्या है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. इसका एम है ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शंस टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क, कंट्रीब्यूटिंग टू द फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये जो है इसका एम क्या है, अटेंशन गैदर करना, किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए फूड बॉर्न जो रिस्क होते हैं, और कंट्रीब्यूट करना फूड सिक्योरिटी की तरफ, ह्यूमन हेल्थ की तरफ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, मार्केट एक्सेस, टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये एम कह लो या फिर क्या है या ये कह लो, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है. नेक्स्ट कमिंग टू व्हेन. गाइस पूरी पीपीटी इसी फॉर्म में है. आई ट्राइड आंसर डब्ल्यूज, जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी, आई ट्राई आंसर डब्ल्यूज. इसमें भी व्हाट, व्हेन, हु, यही क्वेश्चंस का आंसर होगा और ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो भी इन्हीं डब्ल्यूज पे बेस्ड होते हैं. दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेवेंट होंगे. दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दीज वीडियोस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. सो कब सेलिब्रेट होता है? हर साल को 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. अच्छा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करती है? WHO है एक, तो WHO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज RFAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है, दीज आर ऑर्गेनाइजर और मैनेजर, लाइक दोज हु मैनेज दिस इवेंट. नेक्स्ट इज द थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ. रिमेंबर दिस, थीम इज सेफर फूड बेटर हेल्थ. Now moving to next slide. अब now I'm going to talk about Codex Alimentarius. तो ये क्या है? Codex Alimentarius क्या है? Food code है. The collection of standards, guidelines and codes of practice adopted by Codex Alimentarius Commission. अब ये Codex Alimentarius Commission क्या है? पहले इसको जानते हैं Codex Alimentarius Commission को, then I'll come back to the Codex Alimentarius. Okay? एक जॉइंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है किसकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ये पेरेंटल बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक जॉइंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसको हम कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के नाम से जानते हैं. इसके 189 मेंबर्स हैं. नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि भाई इसका रोल क्या है इसमें. सो द रोल इज दैट द फूड कोड, it is the global initiative that releases the standards or says the norms or the initiatives to be conducted to stop the foodborne diseases and foodborne risks that are there. So it is quite related to that. I included it क्योंकि Codex Alimentarius जो ये है,
ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, जैसे कि क्लैट इज वन ऑफ दोज एग्जाम्स जिसमें बड़ा ही डेलिब्रेटेड तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, नॉट जस्ट वेरी पॉइंटेड आंसर्स, पॉइंटेड क्वेश्चन, ऐसे नहीं. सो इट कैन बी हेल्पफुल इन दैट वे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now the topic is अग्निपथ स्कीम, one of the most controversial scheme of June month. इसके वजह से हमने देखा भी था कैसे things were at 6th and 7th, issues थे बहुत सारे, प्रोटेस्ट हुए and all. So I'm going to talk about this in brief. इसमें से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द जून मंथ करंट अफेयर. इट इज़ द पॉलिसी. सो इस वजह से गवर्नेंस एंड पॉलिटी वाले सेक्शन में. नाउ व्हाट इज दिस? एक स्कीम है रिक्रूट करने के लिए सोल्जर्स को 3 सर्विसेज में. व्हाट आर 3 सर्विसेज? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इन तीनों सर्विसेज में रिक्रूट करने के लिए सोल्जर्स को एक स्कीम है, दैट इज न्यू स्कीम, दैट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग इज व्हाट विल हैपन इन दिस. सो जो यूथ होंगे उनको आर्म फोर्सेस में सर्विस करने का मौका मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. ये बड़ा चेंज आया है क्योंकि पहले कोई ऐसा 4 year वाला सिस्टम नहीं था, बट नाउ इट इज इन्वॉल्व इन दिस थ्रू दिस स्कीम कि 4 years तक वो सर्विस कर पाएंगे. और उसमें कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर. ठीक है. और यूथ जो ज्वाइन करेंगे इसको, इस स्कीम के अंतर्गत आर्मी को, दोज विल बी कॉल्ड अग्निवीर. अग्निवीर टाइटल दिया जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड कि उनको क्या टाइटल दिया जाएगा. इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नाउ नेक्स्ट इज, ये कहते हैं गवर्नमेंट की सेइंग है दैट इज 45,000 से 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे एनुअली. और ज़्यादातर जो हैं 45,000 50,000 में से 4 साल के बाद छोड़ देंगे. दैट इज वी ऑल नो कि 25% जो है सिर्फ 4 साल के बाद सिर्फ 25% जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे दोबारा, मीन्स रिटेन किए जाएंगे, और बाकी जो है निकाल दिए जाएंगे. जो रिक्रूट किए जाएंगे 25% वो कितने समय के लिए होंगे? दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो. सो दैट इज 15 years. 15 years के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा, जो रिटेन किया जाएगा, जो सोल्जर 25% सोल्जर्स होंगे. नेक्स्ट स्लाइड इज कि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स थी कि ये किन के लिए है. क्या ये जो आर्मी में हर सब तरह की पोस्ट होती है उन सब के लिए है, फिर कुछ चुनिंदा पोस्ट के लिए? सो इसका क्लेरिफिकेशन ये है कि ऑफिसर रैंक से नीचे जो पोस्ट होती है ये सिर्फ उनके लिए है. ठीक है. कमीशन ऑफिसर की तरह अगर ज्वाइन करना है ऑफिसर रैंक, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा. अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत क्या थ्रू नहीं होगा. गेटिंग इट. नेक्स्ट इज एज. तो एज जो है 17.5 years से 21 years का जो एज ग्रुप है वो अप्लाई कर सकता है. इस साल के लिए 23 years तक कर दिया गया क्योंकि इस साल जो पिछले 2 साल की कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था रुका हुआ था. दैट्स वाई. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, जो मेजर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने कहा है दैट इज कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो एवरेज एज है उसको 32 साल से 26 साल तक लेके आना. ये कहा गया है कि जो रिक्रूट किए जाएंगे सोल्जर्स इसके अंतर्गत, दोज वॉन्ट बी ऑफिसर रैंक, वो ट्रूप्स होंगे जो कि फ्रंट पे लड़ने वाले होंगे, तो उनका यंग होना बहुत ज़रूरी है. ये कहते हुए ये कहा गया है कि अगर 4 साल तक ही रिक्रूट करेंगे तो एवरेज एज जो है वो 4 से 5 साल तक कम हो जाएगी. तो ये कहना है गवर्नमेंट का. एक और ये भी कहा गया है कि जो पेंशन पे इन्वेस्टमेंट पेंशन में पैसा जाता है वो बचेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स दैट गवर्नमेंट हैज स्टेटेड. एक सेवा निधि पैकेज होगा. सेवा निधि पैकेज का मतलब क्या है? दैट इज योर पेंशन लाइक पैकेज बट इट विल बी अ लंप सम ऑफ 11.71 लाख. तो 11.71 लाख रुपए जो होंगे 4 साल के बाद जो भी व्यक्ति निकलेगा, जो 75% लोग जो सोल्जर्स होंगे वो निकलेंगे, अग्निवीर निकलेंगे, उनको दिया जाएगा 11.71 लाख अमाउंट. और उसके अलावा कहा गया है कि 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा 4 साल के लिए. और इन केस ऑफ डेथ पे आउट विल बी ओवर 1 crore रुपीज इंक्लूडिंग ए पे फॉर द अनसर्व टेन्योर. मतलब कि इन केस ऑफ द डेथ, अगर इन 4 सालों के दौरान डेथ हो जाती है तो इस केस में क्या होगा? पे आउट दिया जाएगा 1 crore का, साथ इंक्लूडिंग अनसर्व टेन्योर का, जो अनसर्व टेन्योर होगा, जिस टेन्योर में मान लो 2 साल सर्व करा उसके बाद डेथ हो जाती है तो बाकी 2 साल का जो टेन्योर है वो बचा है, तो उसका भी इंक्लूड करके ही 1 crore मिलेगा.
स्किल सर्टिफिकेट्स और मिलेंगे और ब्रिज कोर्सेज भी मिलने का बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा. So this is about अग्निपथ स्कीम. Now coming to the next topic, that is the new norms for sentence remission. So ये एक लॉ फील्ड से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. इस फील्ड से हमें ना देखा जाए so इवन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ज़रूरी आता है सेंटेंस रिमिशन. क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है. समटाइम जुडिशरी सीम्स वेरी एक्टिव, लाइक रिक्रूटमेंट, लाइक ट्रांसफ़र और बहुत सारी जगह पर. सो सेंटेंस रिमिशंस के रिगार्डिंग जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो क्या है रेमिशन, पहले इसके बारे में जानते हैं. रेमिशन क्या होता है? रेमिशन क्या है? रेमिशन इज द कंप्लीट एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस एट अ रिड्यूस्ड पॉइंट. ठीक है, कंप्लीट एंड हो जाता है सेंटेंस का एक रिड्यूस्ड पॉइंट पर. ठीक है, नेचर सेंटेंस का सेम रहता है, जबकि ड्यूरेशन, मान लीजिए किसी को मर्डर की वजह से 10 साल की सजा हुई थी, अब उसको रेमिशन दिया जाए तो उसमें मर्डर की जगह किसी और की सजा नहीं मिलेगी उसको. ही विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर ओनली, बट जो 10 साल की सजा थी दैट विल बी रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, लाइक 8 years, 5 years, 4 years, दैट्स अप टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ये होता है रेमिशन. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, या कह लो कि कौन से लॉ में है एंड ऑल. तो प्रिजन एक्ट जो है 1894 का, उसके अंदर बताया गया है रेमिशन के बारे में. रेमिशन के बारे में प्रिजन एक्ट 1894 के फॉर्म में बताया गया है. अब ये क्यों दिया जा रहा है भाई, क्यों न्यूज़ में है, वो जानते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो थी, तो नाम याद रखना किसने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. उसने एक गाइडलाइंस इशू करी है स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए कि वो भाई स्पेशल रेमिशन दे सकते हैं प्रिजनर्स को, क्योंकि भाई हम क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव. वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th year ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. गेटिंग इट? सो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट इस समय पर इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट कर रही है, जैसे कि हर घर झंडा योजना. और उसके अलावा नाउ जस्ट टुडे आल्सो अ न्यू ट्वीट केम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, लाइक न्यू वीडियो केम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर साइड, दैट इज टू हैव द व्हाट्सएप डीपी इन द फॉर्म ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है. तो इस फील्ड में भी गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट करने का क्या तरीका ढूंढा कि भाई उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को गाइडलाइंस दी कि आप ऐसा करिए कि आप ना अपने स्पेशल रेमिशन घोषित करिए प्रिजनर्स के लिए, ताकि हम जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके. अब आता है कि भाई रेमिशन करता कौन है, सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर. विल टॉक अबाउट दैट. एक तो होता है प्रेसिडेंट. आर्टिकल 72 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन. एंड अंडर आर्टिकल 161, अब मैंने बोलता ना सेंटर और स्टेट के रिलेशन थोड़े से मतलब डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं. तो सेंटर के केस में तो दैट इज योर प्रेसिडेंट. नाउ इफ स्टेट, इन केस ऑफ स्टेट वांट्स टू डू दैट, so it is the governor who can do this. So article 161 of Indian constitution gives the power to governor for grant pardon, reprieve, respite or remission of the punishment. So this is about this. So next is कि prisoners कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए, that's important to know. कौन एलिजिबल होंगे. So women and transgenders जो कि जिनका कन्विक्शन जो है convicts of ages 50 and above and male convicts of 60 and above and have completed 50% of their total sentence period. अब एक मेल की कैटेगरी में देखा जा रहा है और एक फीमेल और ट्रांसजेंडर. फीमेल एंड ट्रांसजेंडर आर वन कैटेगरी एज पर दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मेल इज द डिफरेंट कैटेगरी. तो मेल में कहा गया है वो 60 प्लस होने चाहिए एज में, और 50% जो टोटल सेंटेंस पीरियड है, जैसे कि 10 साल है तो 5 साल से ज़्यादा उन्होंने काट ली होनी चाहिए. और इन केस ऑफ फीमेल और द ट्रांसजेंडर्स इट इज सेड दैट देयर एज मस्ट बी मोर देन 50 years, और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने भी 50% ऑफ द टोटल सेंटेंस पीरियड जो है वो ख़त्म कर दिया होना चाहिए. अब आता है फिजिकली चैलेंज पीपल और डिसेबल्ड कन्विक्ट्स. तो कहा गया है डिसेबल्ड कन्विक्ट्स विद 70% ऑफ डिसेबिलिटी एंड मोर who have completed 50% of their
टोटल सेंटेंस पीरियड। अब होता है ना डिसेबिलिटी का भी, कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है, तो ऐसे कॉन्विक्ट्स जिनकी डिसेबिलिटी जो 70% है या फिर उससे ज़्यादा है और उन्होंने अपना 50% टोटल सेंटेंस पीरियड का खत्म कर लिया है, तो इन दैट केस दे वुड बी गिवन रेमिशन। और टर्मिनली इल कन्विक्ट्स मतलब मान लीजिए जो कोई इल है, बीमार है, ऐसा कॉन्विक्ट पर्सन, प्रिजनर जिसने अपना 2/3 60% ऑफ देयर टोटल सेंटेंस जो कंप्लीट कर लिया है, तो दे विल ऑल्सो बी गिवन रेमिशन। पुअर और इंडिजेंट प्रिजनर्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना सेंटेंस, अब भाई सेंटेंस तो कंप्लीट कर, जितने उनको सजा मिली थी, मान लीजिए 10 साल की सजा मिली और उनको 5 लाख रुपए उनको पेनल्टी देनी पड़ी या फाइन देना पड़ा, तो इन दैट केस उन्होंने 10 साल सजा तो काट ली, बट जो उनको 5 लाख रुपए देने पड़े फाइन, वो नहीं है उनके पास। तो ये गाइडलाइंस है कि अगर कोई गरीब है जिसने अपने सेंटेंस पूरा कर दिया है लेकिन फिर भी जेल में है क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया जो कि फाइन उसके ऊपर इम्पोज्ड है, तो उसको भी फाइन वेव करके फाइन को वेव ऑफ कर दो उसके, और उसको भी रेमिशन ग्रांट कर दी जाए। और उसके अलावा पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस एट द यंग एज ऑफ 18 to 21 एंड विद नो अदर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट और केस अगेंस्ट देम हु हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ देयर सेंटेंस वुड बी आल्सो एलिजिबल। मान लीजिए 18 ईयर्स के एक यंगस्टर है, उसने कोई क्राइम करा, उसको 10 साल की सजा होती है। उसके बाद क्या होता है, उसने उसके ऊपर उसके अलावा उस 10 साल की सजा के अलावा और कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साथ साथ उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और उसने अपनी 50% मान लो 5 साल बिता दी है, तो उसको भी छोड़ दिया जाए। ये कहा गया है रेमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के अंदर। Now moving to the next topic, that is जल जीवन मिशन. I would say this is very important topic because बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग तरीकों से पूछा गया है ये। इवन रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसकी वजह से एक क्विज भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी एंड दैट वाज एन ऑनलाइन क्विज जस्ट बिफोर 4 to 5 days इट एंडेड। तो उसमें भी एक जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग एक क्विज थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो देखते हैं जल जीवन मिशन तो भाई क्यों किया गया था। सेंटर ने अनाउंस करा, ठीक है, किसने अनाउंस करा, सेंटर ने, ओवर 50% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू टैप वाटर सप्लाई। भाई टैप वाटर सप्लाई को इन्हेंस करने के लिए, टैप वाटर सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या गया, ये कहा गया कि सेंटर ने अनाउंस करते हुए कहा ये 50% से ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड्स को एक्सेस दी जाए वाटर सप्लाई के थ्रू टैप्स। अब कब लॉन्च किया गया, 2019 में, गेटिंग इट, 2019 में लॉन्च करा गया। व्हेन व्हाट इज इट, इसमें कहा गया कि 55 लीटर वाटर मिलना चाहिए पर पर्सन को पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। अब ये क्या है कि एक प्रोग्राम, एक मिशन है जिसमें 55 लीटर पानी दिया जाएगा हर पर्सन को हर दिन में रूरल हाउस होल्ड में, रूरल एरियाज में, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, बेसिकली टैप कनेक्शन से दिया जाएगा। और 2024 तक इसमें बोला गया कि इट शुड बी 100% अचीव। और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो आपको मेरे को कमेंट में एक और चीज़ बतानी है, जल शक्ति मिनिस्ट्री आई हैव टोल्ड यू बट यू हैव टू टेल मी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय whom। सो इसका आंसर मुझे देना है आपको। यू गाइस विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। नाउ अचीवमेंट्स क्या है, भाई इतना पुराना प्रोग्राम है 2019 का, तो अब तक कुछ अचीव भी तो किया होगा। इट्स हैज बीन अबाउट 3 years, तो कुछ अचीव भी तो किया होगा। व्हाट आर द अचीवमेंट्स, ये कहा गया है कि 9.65 करोड़ हाउस होल्ड, दैट इज अबाउट 50.38% हैव टैप वाटर कनेक्शन अक्रॉस द नेशन एज ऑफ 10 June 2022। 10 जून 2022 के तक ये पता चला है कि 9.65 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, दैट इज अबाउट 50.38% ऑफ द फुल नेशन, उनको मिल चुका है टैप वाटर कनेक्शन। ये कहा गया है। स्टेट्स जहाँ पर 100% हो चुका है, 100% टैप कनेक्टिविटी आ गई, दोज आर योर गोवा, तेलंगाना एंड देयर आफ्टर हरियाणा, जहाँ पर 100% टैप कनेक्टिविटी मिल गई है सब हाउस होल्ड्स को। यूटीज में देखें तो पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव आल्सो प्रोवाइडेड 100% ऑफ देयर हाउस होल्ड विद द टैप कनेक्टिविटी। सो दिस वाज अबाउट जल जीवन मिशन।
सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स में से एक है, बिकॉज बहुत बार रिपीटेटिवली ये करंट अफेयर्स में और कहो कि हर मंथ कहीं कुछ ना कुछ न्यूज़ इससे रिगार्डिंग आई जाती है। सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके बारे में बेसिक्स वी मस्ट बी नोइंग। सो बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, अच्छा एम क्या है या कह लो क्या स्कीम है ये कैसे पता चलेगा हमें? एम जो होगा वही ऑलमोस्ट व्हाट स्कीम इज एक्चुअली। ठीक है, तो क्या है ये? टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल द रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन कच्चा और डिलेपिडेटेड हाउस बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। तो ये जो स्कीम है इसमें क्या है कि एक पक्का हाउस दिया जाए कि इन्हें उस पक्के हाउस में क्या होगा, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक जो सुख सुविधाएं होती है लाइक दैट वो होंगी। और किसने दिया जाएगा? रूरल फैमिलीज को जो कि होमलेस होंगी या फिर कच्चे घर में रह रही होंगी। अच्छा, इसकी जो टारगेटेड टाइम था वो था मार्च 2022। अच्छा, ये स्कीम कब आई? 2015 में। सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखने से। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ना टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग इज किसके लिए है ये? रूरल हाउस होल्ड्स में भी तो कुछ कैटेगराइजेशन किया होगा ना कि प्रायोरिटीज किन को दी जानी है एंड ऑल। तो पीपल बिलोंगिंग टू SC/STs, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स, नॉन SC/STs, विडोज और नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, एक्स सर्विसमैन, retired members of paramilitary forces and thereafter disabled person and minorities। तो ये जो कैटेगरीज है SC/STs, फ्री बॉन्डेड लेबरर्स, नॉन SC/ST कैटेगरी, विडो, नेक्स्ट किन ऑफ डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, रिटायर्ड मेंबर्स जो होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, डिसेबल पर्सन जो होते हैं, माइनॉरिटीज़ वाली जो क्लास है, इनको प्रायोरिटीज़ दी जाएगी और शेष इनके लिए ये स्कीम है। ना कॉस्ट शेयरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतनी बड़ी स्कीम है भाई और जो बेनिफिट होगा स्टेट्स को भी तो होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनको ही तो स्कीम का फायदा मिलेगा, तो स्टेट को भी फायदा होगा, तो स्टेट का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा या फिर सिर्फ सेंटर का ही कंट्रीब्यूशन होगा। सो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक रेशियो पे डिवीजन है कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो प्लेन एरियाज में 60:40 की बात है। प्लेन एरियाज में 60% जो होगा वो सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा। लाइक 10 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 6 लाख जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और उसके 40% दैट इज 4 लाख जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज कि नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स के लिए जो ये क्राइटेरिया है वो बदल जाता है, जैसे कि ये हो जाता है 90:10, बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स होते हैं दे आर लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इस स्कीम्स का बर्डन 60:40 में ही अगर डाला जाएगा स्टेट्स के ऊपर तो ये एक इकोनॉमिक बर्डन हो जाएगा रेदर देन इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो इसलिए जो रेशियो रखा गया है यहाँ का 90:10 है। अचीवमेंट की बात करें तो 1.8 करोड़ हाउसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टिल डेट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जैसे वो रूरल एरियाज के लिए थी या अर्बन एरियाज के लिए, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, क्या है स्कीम? अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज को देखते हुए अर्बन पुअर्स को इंक्लूडिंग योर स्लम डिवेलपर्स इनको इंक्लूड करते हुए इंश्योर करना कि इनको पक्का हाउस मिले, और किसके लिए? अर्बन पुअर्स के लिए ये स्कीम। अच्छा, कब आई ये स्कीम? 25 जून 2015। नेक्स्ट इज कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अचीवमेंट की बात करते हैं तो आउट ऑफ द टोटल टारगेट ऑफ 1.2 करोड़, टोटल टारगेट कितना का था? 1.2 करोड़ का, इसमें से सिर्फ कितने कंस्ट्रक्ट हुए? 60 लाख यूनिट्स। सो बहुत बड़ा मार्जिन रह जाता है, ऑलमोस्ट हाफ इज ओनली बिल्ट नाउ, सो इट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑल्सो, but nonetheless the scheme is there. So this was all about this particular section, governance and polity part 1. I hope you really like the video guys, and if you like the video press the like icon, share the video the more you can, और subscribe करना मत भूलना बिल्कुल भी चैनल को, because I'll be bringing videos more and more informative now, and if you subscribe the channel so press the bell icon also, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले एंड यू कैन वॉच द वीडियो एंड गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सो दिस वाज ऑल,
So this was all from the side of current affairs by Kamal. Thank you guys for watching the video. Thank you very much.